जय हिंद दोस्तों। मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के सेकंड लेक्चर के बारे में, जो कि हमारा है अनुसूची के बारे में। भाई, अनुसूची से आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, और सेकंड टाइप में अनुसूची से आपसे थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। बेसिक क्वेश्चनों को तो सभी स्टूडेंट याद कर लेते हैं क्योंकि 12 ही अनुसूची है, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो हम देखेंगे भाई कि आपका बेसिक क्वेश्चन भी गलत ना हो और आपका कंसेप्ट भी गलत ना हो। तो भाई लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे कि हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं। जब हमारा संविधान बना था या लागू हुआ था उस समय अनुसूची कितनी थी और आज अनुसूची कितनी है। यानी प्रारंभ में अर्थात मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। ठीक है, लेकिन आज वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? भाई सूची है 12। यानी पहले 8 थी और आज 12 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में जो हमारे राज्य हैं, राज्य कितने हैं? 28। और संघ शासित प्रदेश यानी 8 संघ शासित प्रदेश, यानी दोनों के बारे में है। यानी 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों के बारे में है आपकी पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची की बात करेंगे अब। जो है दूसरी अनुसूची में हमारे वेतन, भत्ते और पेंशन, यानी किस किस के वेतन, भत्ते, पेंशन है। किसी आम आदमी के पेंशन भत्ते हैं तो नहीं भाई, इसमें कुछ लोग बताए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति, हमारे राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग बोलते हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? पेंशन और भत्ते और वेतन के बारे में। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, अभी जो मैंने बताया विधान एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि दूसरी अनुसूची में कहीं भी आपको उपराष्ट्रपति नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के लिए मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए। तो आपको भाई विशेष ध्यान रखना है। तीसरी अनुसूची, थर्ड अनुसूची में क्या है? जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में है। तो यानी तीसरी अनुसूची किसके बारे में है? शपथ के बारे में है। क्या सभी लोगों की शपथ है? तो भाई कुछ पद हैं जिनकी शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कंसेप्चुअल, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुसूची 3 के अंडर में नहीं आएंगे। राष्ट्रपति के लिए विशेष शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 करता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि अनुसूची 3 में निम्नलिखित में से किसको शपथ नहीं दिलाई जाती, तो 3 पदाधिकारी हैं हमारे जो हैं, एक तो हमारे उपराष्ट्रपति हो गए, एक हमारे राष्ट्रपति हो गए, और एक हमारे राज्यपाल हो गए। यानी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी इन तीनों को अनुसूची 3 में नहीं रखा गया है। यानी अनुसूची 3 में जो शपथ है, इन पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा नहीं है। तो इनकी शपथ की चर्चा है कहाँ? तो राष्ट्रपति की कितने में है? अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 में, और राज्यपाल की 159 में। भाई ये तीनों आपको विशेष ध्यान रखनी है। यहाँ मैंने एक नोट करके भाई बात लिखी है, इसका क्या अर्थ है? नोट, लोकसभा अध्यक्ष, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि शपथ, लोकसभा अध्यक्ष को कभी भी शपथ नहीं दिलाई जाती। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे शपथ नहीं दिलाई जाती। तो भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ नहीं दिलाई जाती। क्यों? क्योंकि
उसको शपथ पहले ही दिलाई गई होती है जब वह लोकसभा का सदस्य होता है। जैसे मान लो 545 लोकसभा के सदस्य हैं, पर 552 हैं। अब 552 के 552 शपथ लेंगे भाई। शपथ लेने के बाद उन्हीं में से एक आदमी को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। यानी हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति को 2 बार शपथ दिलाई जाए। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो पहले से ही ऑलरेडी लोकसभा के सदस्य के नाम ही शपथ लेता है, न कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है भाई। अगला चौथी अनुसूची में जो भाई वो राज्यसभा में जो है सीटों के बंटवारे से संबंधित है। आपको पता है कि राज्यसभा में जो हमारी 250 सीटें हैं उन्हीं में से सीटों का बंटवारा है कि 28 राज्यों में कहाँ कहाँ सीटें बांटनी हैं, और जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है कौन कौन से राज्यों में जो है सीटें बांटनी। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 31। ठीक है भाई। 5वीं अनुसूची में जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं उसके नियंत्रण के बारे में भाई। अनुसूची 5वीं। अनुसूची 6 अभी RO के पेपर में पूछा गया था भाई। तो भाई इसमें स्पेशल 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। यानी ATM है तो हमारे पास हम रम पियेंगे, रम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और रामपुर मिजोरम, यानी ये 4 स्टेट हैं जो अनुसूची 6 के अंडर में आते हैं भाई। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं भाई अनुसूची 7 के बारे में। अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में क्या है, हमें 3 प्रकार की सूची है हमारे पास 3 प्रकार की सूची है। वैसे तो संघ एवं राज्यों के मध्य जो ना ये शक्तियों का बंटवारा करता है। यह हम कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये उनके बारे में विशेषकर दिया हुआ है। तो भाई इसको एक बार देख लेते हैं। यानी 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, हमारी 3 सूचियों के बारे में। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट। जो हमारी संघ सूची होती है इन पर संसद कानून बनाती है भाई, संघ पर। जो राज्य सूची होती है वो राज्य विधान मंडल बनाती है भाई। जो समवर्ती सूची होती है उस पर संसद भी बना सकती है और राज्य विधान मंडल दोनों बना सकती है। यानी समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बनाएगी और राज्य विधान मंडल भी कानून बनाएगी। लेकिन इनमें से किसका कानून सबसे प्रभावी रहेगा, तो भाई वो रहेगा संसद का भाई। अब देख लेते हैं कि भाई कितने विषय हैं हमारे इसमें गए। जो विषयों की बात कर लेते हैं भाई। संघ सूची में देखे जाएं तो जब मूल संविधान था तो संघ सूची में 97 विषय थे भाई, लेकिन आज कितने विषय हैं, 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में कितने भाई, समवर्ती सूची में हमारे 47 विषय थे मूल संविधान में, आज कितने हैं, 52 है भाई। ठीक है। यानी ये जो राज्य सूची के पहले 61 विषय थे ना, और आज जो 66 विषय थे पहले, और ये 66 से 61 हो गए, यानी 5 विषय इसमें से घट गए भाई। ये 5 विषय उठकर सीधा कहाँ चले गए भाई, समवर्ती सूची में। जो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे अब इसमें 52 हो गए भाई, इसमें 5 जुड़ गए भाई। ठीक है। अब इसकी चर्चा करेंगे 5 विषय कौन कौन से थे। अब यहाँ पर भाई विषयों को लेकर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा विषय कौन सी सूची में है। अब आप मुझे खुद बताओ भाई, इतने सारे विषय रटने क्या पॉसिबल हैं भाई। 100 विषय इसके पास है, 61 इसके पास है, 52। यानी कहने का मतलब यह है कि 200 विषय आप नहीं रट सकते भाई। लेकिन कुछ हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार पेपर में भाई पूछे गए। तो संघ सूची पे जो विषय हैं जिन पे कानून संसद बनाती है, इनमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे रेडियो और टेलीविज़न।
ये तो सबके घर में होते हैं भाई। रेडियो टेलीविज़न तो संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार में सभी लोग पैसा लगाते हैं भाई, सेबी के अंडर में आती है। डाक में भी सब लोग देखोगे भाई, डाकें आते हैं। और बैंक में, यानी तीनों एक से लगते हैं भाई। जैसे दोनों एक से हैं रेडियो टेलीविज़न, ऐसे ही तीनों को एक साथ याद कर लो, शेयर बाजार, डाक और बैंकिंग। अगला भाई जनगणना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जनगणना, हर बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन। अगला है निगम कर, और इसके बाद भाई रेलवे। तो ये किसके विषय हैं भाई? ये आपके सारे हैं संघ सूची के विषय। लेकिन राज्य सूची के विषय, जिन पे कानून राज्य का विधानमंडल में आता है, इनमें क्या है? कृषि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, कि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। अब कृषि ही से ही संबंधित है भूमि, भूमि पे कृषि करते हैं, ठीक है। अब गैस, लकड़ियाँ खत्म कर दी, गैस आ गई भाई जो है। अगला है प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति कर, ये भी राज्य सूची का विषय है। अगला है कारागार, यानी जेल, पुलिस और रेलवे पुलिस। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। कारागार जो जेल है वो भी राज्य सूची का विषय है। और रेलवे पुलिस भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रेलवे तो भाई संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे जिसपे कानून संसद और विधानमंडल दोनों बना सकते हैं। तो इसमें क्या भाई? विवाह, विवाह विच्छेद, दो याद होगी, विवाह विवाह और विवाह विच्छेद। अगला है गोद लेना और जनसंख्या नियंत्रण, ये चारों एक से लग रहे हैं भाई। पांचवा है परिवार नियोजन, ये भी परिवार नियोजन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भाई आपसे इसमें। और दंड प्रक्रिया भाई। अब हम देखेंगे कि जो राज्य सूची में से 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे, अब वो कौन कौन से विषय हैं और क्या क्या नाम है, कौन सा प्रावधान था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट करके। एक 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाला गया था। तो भाई ये विषय कौन कौन से हैं? पहला है भाई शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा है नाप तोल, चौथा है वन्य जीव, और पांचवा भाई न्याय का प्रशासन, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे भाई, यानी 7 अनुसूची तक हम पढ़ चुके हैं भाई। अब 8वीं अनुसूची भाई, 8वीं अनुसूची में क्या है भाई? भाषा, ठीक है। जब हमारा संविधान बना था तो तब केवल और केवल 14 भाषाएं थी भाई। लेकिन आज वर्तमान में कितनी भाषाएं भाई? 22 भाषाएं आज। अब ये जो 14 से लेके 22 भाषाएं हुई हैं, इनके बारे में देख लेंगे। यानी 14 तो ऑलरेडी पहले से थी। 15वीं कौन सी जोड़ी भाई? 15वीं भाषा जिसका नाम भाई सिंधी, ठीक है। सिंधी ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बोली जाती है, जो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। इसको भाई 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था भाई। सिंधी भाषा जो 15वें नंबर की भाषा है, इसको 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। यानी आपको एक ट्रिक दिमाग में रखनी भाई, कि बारात में जाते हैं ना, तो बारात में जाके हम कन्यादान करते हैं 21 रुपये का। बस आपको ये कन्यादान वाली ट्रिक याद करनी है भाई, 21 रुपये का कन्यादान। अभी देखो सारे आपके याद हो जाएंगे भाई। अगला 15 के बाद 3 भाषाएं फिर एक साथ जोड़ी, 16वीं 17वीं और 18वीं। कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा भाई, ये 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। ये कौन सा संविधान संशोधन भाई? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाई ये जोड़ी गई थी। तो 3 भाषा, 16वीं 17वीं और 18वीं, क्या नाम है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सा संविधान संशोधन भाई? 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके लिए एक ट्रिक बच्चे पढ़ते हैं, नया मैक है नमक, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है भाई। लेकिन हमें संविधान संशोधन रटना है भाई, वो कन्यादान वाली ट्रिक से भाई, ठीक है। यानी पहले जो सिंधी थी वो
21वें संविधान संशोधन के तहत थी। लेकिन ये 3 भाषाएं जो हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 71, देखा होगा भारत में 71 रुपये का करदान भी करते हैं भाई। 51 को मत याद कर लेना भाई, कभी 51 को याद कर लो कन्फ्यूजन में, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है तीसरा भाई। आगे बात करेंगे भाई, आगे जो 4 भाषा हैं 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं, जो क्रम से है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। बच्चे बोर्ड मास पढ़ते हैं भाई बहुत ज़्यादा, देखा होगा आपने बोर्ड मास यानी BDMS। ये 4 भाषाएं भाई आपकी याद होगी, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली। ठीक है, अब इसका संविधान संशोधन कौन सा था भाई? 92। अब पहले जो 15वीं भाषा थी 21 रुपये का करदान, जो नमक यानी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, वो 71वां संविधान संशोधन। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो ये जोड़ हो जाता भाई 92। तो 92 के साथ कौन से भाई? 4 भाषाएं भाई ये, यानी 21वें में तो आपकी पहले 15वीं भाषा है, 71 में आपकी 3 भाषाएं हैं। अगर दोनों को जोड़ दूं तो बैठता है 92, और 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित भाई? आपकी जो 4 भाषाएं। तो आई होप भाई आपकी भाषाओं का संविधान संशोधन और एक क्रम आपको दिमाग में याद आया होगा। अब कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा अंदर से बढ़ के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है भाई, 8 भाषाएं तो आपने अभी देख ली, जब भी संविधान संशोधन, यानी मूल संविधान में 14 थी, आज भाषाएं हैं 22, तो 8 भाषा बढ़ी हैं, तो 8 भाषाएं अभी आपने बिल्कुल कंसेप्ट के साथ देखी। लेकिन कभी कभी ये 14 भाषाएं जो पहले थी उनको लेके भी पूछता है। अब एक भाषा कौन कौन सी, एक बार देखते हैं भाई। तो असमिया थी भाई, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। ये 14 भाषाएं। अब क्या है भाई, कभी कभी कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो राज्य का नाम उनके साथ नहीं लगा है। जैसे भाई गुजराती तो पता है गुजराती में बोली जाएगी भाई, बंगाली बंगाली में बोली जाएगी भाई, है ना। संस्कृत तो आपको पता है कि पूरे देश में चल रही है अपनी, जो मराठी आपका जो महाराष्ट्र में बोली जाएगी। लेकिन कुछ हैं जो हमको विशेष एक बार उन पर ध्यान रखना है भाई। अभी देख लेते हैं, मैंने एक नोट करके बात लिखी है भाई कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। आप देखोगे 14 भाषा की 14 भाषा आपको मैंने बता दी है, वहाँ पे आपने कहीं भी अंग्रेजी नहीं देखी होगी और ना ही राजस्थानी भाषा। तो भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता अंग्रेजी का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो अंग्रेजी को ही हर बार डालता है भाई वो, या कभी कभी राजस्थानी को भी डाल देता है। अब देख लेते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। थोड़ा सा आपने देखा था अभी संथाली, तो संथाली ज़्यादातर झारखंड के इलाकों में बोली जाती है भाई। डोगरी ये जम्मू कश्मीर में, आपने डोगरा डायनेस्टी पढ़ी होगी भाई। सिंधी ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जो जो कच्छ का क्षेत्र लगता है। कोंकणी आपने कोंकण तट पढ़ा होगा भाई, भाई गुजरात से गोवा तक। तो कोंकणी कहाँ का बोली जाएगी? गोवा में बोली जाएगी। महाराष्ट्र का जो साउथ का क्षेत्र है वहाँ बोली जाएगी, और कर्नाटक का जो नॉर्थ क्षेत्र है, जो कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ बोली जाएगी। मलयालम कहाँ बोले जाते भाई? तो मलयालम बोले भाई केरल में, कन्नड़ कर्नाटक में, बोडो असम में, मैथिली मैथिली भाई बिहार में है। आगे बढ़ते हैं भाई, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे भाई? भूमि सुधार से। ठीक है, यानी 9वीं अनुसूची के बारे में देखा है कि कुछ कानूनों की न्यायिक परीक्षण करने से संबंधित है आपकी 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची पूछेगा कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आप बताओगे भाई कि भूमि सुधार से। ठीक है, और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे संविधान में पहले 8, अभी जैसे 12 अनुसूची हैं, तो पहले ओनली कितनी थी? 8 ही अनुसूची थी। बाकी जो 4 अनुसूची जोड़े हैं ना, ये 4 अनुसूची आपके संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई भाई। ठीक है, पहले 8 थी, आज 12 है। तो देख लेते हैं भाई एक बार, जो 9वीं अनुसूची है, यह अनुसूची
प्रथम संविधान संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी। कब? 1951 में। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ है ना, वो भूमि सुधार के आधार पर ही हुआ है भाई। ये भी बात दिमाग में आपको रखनी है। संविधान संशोधन जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो और इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और 9वीं अनुसूची में अभी कितने विषय हैं भाई, या कितने अधिनियम भाई? 284 अधिनियम अभी इसमें बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन बड़ा डीपली पूछा जाता है, क्या 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों या अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो पहले तो समझेंगे कि न्यायिक समीक्षा शब्द का अर्थ क्या है भाई, जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है भाई। मान लो जो भी सरकार सत्ता में है, और वो सत्ताधारी सरकार जो है कोई कानून बनाती है, और कानून अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये वास्तविकता में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है, तो न्यायालय उसका क्या है, एक बार जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि वह कानून जो है मानव के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा आंसर? इसमें आंसर ये बताया गया कि प्रारंभ में जो विषय 9वीं अनुसूची में डाले गए थे, तब न्यायालय उनका न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती थी, लेकिन केशवानंद मामले में जब आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया, तब उसके बाद एक केस आया था, वामन राव केस। ये भी 1973 में आया था, 24 अप्रैल को। इन्होंने बताया कि 9वीं अनुसूची के विषय पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी एक डेट फिक्स कर दी, 24 अप्रैल 1973। यानी इससे पहले जो भी कानून या जो भी विषय आपकी 9वीं अनुसूची में थे, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे ही केशवानंद का केस आया बनाम केरल राज्य, 1973 के बाद जब मूल ढांचे का सिद्धांत आया, तो इसमें भी एक चेंज किया गया कि 1973 के बाद जो भी इसमें केस आएंगे, तो वहाँ पे उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जैसे अभी कितने हैं, अभी 284 अधिनियम इसमें भाई ऑलरेडी है। ठीक है, अभी किस केस के आया था? वामन राव केस। ये वामन राव केस है क्या? इन्होंने बताया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून या विषय 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, उनकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय कर सकती है। तो ये 24 अप्रैल 1973 की क्या कोई डेट खास है भाई? हाँ भाई, ये डेट खास इसलिए है क्योंकि इसी दिन जो है ना, केशवानंद ने जो है अपना मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। अब ये न्यायिक समीक्षा न्यायालय कर सकती है। थोड़ा मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 की अवधारणा के विरुद्ध तो नहीं है, इसकी जांच शीर्ष न्यायालय कर सकती है। यानी इसका अर्थ क्या है कि जो हमारी 9वीं अनुसूची में जो विषय हमारे दिए गए हैं, अब उनकी जांच जब न्यायालय करेगा, तो न्यायालय ये देखेगा कि जो विषय इसमें दिए गए हैं, इन विषय में ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के विरुद्ध तो नहीं है, यानी हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध तो यह कानून नहीं है। तो आई होप भाई आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन कभी मैंने पीसीएस में देखा था, IR कोहेलिये 2007 केस था, ये पूछा गया केस है। यानी कि पूछा कि इसका संबंध किससे है? तो भाई इसका संबंध भूमि सुधार की 9वीं अनुसूची से ही है भाई। कौन सा? IR कोहेलिये। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे भाई? दल बदल के आधार पर जो डिस्क्वालिफिकेशन करता है, यानी दल बदल के बारे में है। एक संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 का संबंध किससे है? तो भाई दल बदल से है। ठीक है, अगला, दल बदल के आधार पर निरर्हता यानी डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी प्रश्नों का निर्धारण कौन करता है? तो करता भाई सभापति या अध्यक्ष।
लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या आपका राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा। यानी दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन करनी है तो कौन करेगा भाई? सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष की ही ये जिम्मेदारी होती है भाई। ठीक है। अगला 11वीं अनुसूची भाई। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे भाई? पंचायती राज से इसका संबंध है भाई। इसे कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था और 93 से प्रभावी हो गया था। इसमें कितने विषय भाई? इसमें है 29 विषय, 29 विषय हैं भाई। ठीक है। अगला है 12वीं अनुसूची भाई। 12वीं अनुसूची किससे भाई? नगर पालिका से भाई। ठीक है। नगर पालिका से संबंधित है आपकी 12वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था भाई। और इसमें कितने विषय भाई? इसमें अभी वर्तमान में 18 विषय हैं। तो भाई ये थी आपकी 12 की 12 अनुसूचियाँ। आई होप भाई आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अब आप एक काम कीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अनुसूची से संबंधित, आप एक बार उनको देखो और जाके देखो भाई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई एक बार बताएं, और जो भी सजेशन भाई आपका हो तो भाई आप कमेंट में बताएं भाई, जो भी आप सुधार चाहते हो। धन्यवाद दोस्तों।